वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच की एक और धमाकेदार क्लास। टॉपिक आपको पता ही है, पिछले 3 दिन से हम साउंड एंड वेव में आग लगा के रखे हैं और आज फिर से बारी है उसी लेवल पे उसी जोश के साथ लॉ ऑफ मोशन के आपके वेव एंड साउंड में जो कॉन्सेप्ट अपन कर रहे हैं, लॉ ऑफ मोशन ही है। वेव एंड साउंड में पिछले 3 क्लासों में हमने आग लगा के रखी है, वही आग आज होगी। वो होगी पार्ट 4 में। पहले के 3 पार्ट आपने साउंड एंड वेव के अगर नहीं देखे, मिस कर दिए हैं, तो एक बार उनको क्लास के बाद में जाके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपका थर्ड समझ में आएगा, तो पार्ट 4 में आपको जो बहुत अच्छे से डाउट्स कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। आज की क्लास न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए, जो न्यूमेरिकल इस टॉपिक से बनते हैं उनके लिए, फॉर्मूले के लिए आपके कुछ इफेक्ट्स हैं, उनको लेकर बहुत बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। तो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए। पहला फर्ज अपना निभाएं, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए एक सोल्जर की तरह। और दूसरा फर्ज आपका लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा के पूरा फोकस कर दीजिए क्लास पे, और हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर करके अपने दोस्त लोगों को फटाफट से एक बार क्लास में बुला लें, मजा आ जाएगा। फटाफट से, यस फटाफट से बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। हाउ द जोश, हाउ द जोश। यस, स्टार्ट करने जा रहे हैं सिलेक्शन बेच। लेक्चर नंबर आपका 53 यहां पर आपको मिलेगा, साउंड एंड वेव पार्ट 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है बेटा। थोड़ा सा पेशेंस रखना, आराम से समझना। ये टॉपिक, ये चैप्टर समझने के लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा। हवा में उड़ोगे बेटा टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। और बहुत अहम टॉपिक है, बहुत अहम चैप्टर आपका वेव एंड साउंड। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वेव एंड साउंड का कॉन्सेप्ट। एक एक पॉइंट को जो अपने लास्ट वाली क्लास में हमने फिनिश किया था, थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम था, कल क्लास नहीं ले पाया, कल अनाउंसमेंट का क्लास था इसलिए, और दूसरी क्लास में थोड़ा रेस्ट किया, ठीक है। तो रिलीफ आज थोड़ा सा आराम है। और अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं, वेव। यहाँ पे वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है, तरंगों का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें जो लास्ट हमने क्लास ब्रेक किया था, यानी लास्ट डे, उस क्लास को हमने ब्रेक किया, उससे आगे कंटिन्यू चलते हैं। और जैसे ही आपकी स्क्रीन पर पहली स्लाइड आती है, फिर बोलना चाहूंगा, जैसे ही आपकी स्क्रीन पर पहली स्लाइड आती है और वहां पे एक न्यूमेरिकल तैयार बैठा है, चाहे वो कैलकुलेशन के लिए हो, चाहे वो रेशियो के लिए हो, अगर आपने प्रैक्टिस किया है और अगर आपने एग्जाम दिया है, तो इस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल बनता है उसका सामना आपने जरूर किया होगा। समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपका स्पीड ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड या वेलोसिटी ऑफ साउंड, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी के लिए रिलेशन की बात हो रही है। एक संबंध आपको यहाँ पर दिया गया है, लेकिन वो संबंध मैं लिखूं इससे पहले मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, और फिर दोनों का रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले अलग अलग पहचानो। पहला पॉइंट आपका स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड, उसके बाद में स्क्वायर, आपका स्क्वायर वर्ग मध्य मूल में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और उसके बाद में दोनों को रिलेट कर दो, अपना रिलेशन निकल के आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनने वाला है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपका वेलोसिटी ऑफ साउंड के फॉर्मूले से। उम्मीद करता हूं मेरे प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में ये फॉर्मूला स्कैन हो जाना चाहिए। वी साउंड इक्वल टू अंडरवुड गामा आर टी बटा एम। वी साउंड इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, आया है, आगे भी आएगा। देखिए V साउंड बराबर अंडरवुड गामा आर टी बटा एम, ये फॉर्मूला प्रत्येक बच्चे को, ये स्पीड के लिए, वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए, ठीक है बेटा। यस क्लियर है। आज एंड गेम, रॉयल राउत बोल रहा है आज एंड गेम, बेटा बिल्कुल नहीं, अभी साउंड 50% हुआ है, 50% बाकी है अभी। तो मेरे दोस्त बहुत कुछ सीखना है। आरएस सर वो क्लास नहीं लगाते कि एक ही क्लास में एक टॉपिक फिनिश, बच्चों को कुछ करने का काम नहीं करेंगे, काम वो करेंगे जो एग्जाम में आएगा। मतलब डिटेल स्टडी करेंगे, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे इधर, ठीक है। कि एक क्लास 1 घंटे की क्लास में पूरा फिनिश कर दिया, ऊपर ऊपर से तैरते ले गए, बच्चों को लगा अरे एक टॉपिक फिनिश हो गया एक ही क्लास में। मैं नहीं कर सकता, वरना मेरे लिए वो पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती इस बात की
कि मैं बच्चों के साथ इस तरीके से चीटिंग करूं कि बस एक क्लास में एक टॉपिक खत्म करके बच्चे खुश, नहीं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरा कोर्स है वो लंबा चलता है, क्योंकि मैं डिटेल स्टडी करता हूं। ठीक है, यस। देखिए बेटा यहाँ पे रूट में सॉरी आपका जो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसका फॉर्मूला गामा आर टी बटा एम। इस फॉर्मूले से एक रिलेशन आपको नजर आ रहा होगा, v जो साउंड है उसके लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है रूट टी। एक बहुत अहम सवाल, रूट टी टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, एम उसका मास दिया गया है और गामा आपका कांस्टेंट है, नियतांक है। वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इसके रिगार्डिंग सवाल बनता है, अनुपात पूछता है, रेशियो पूछता है। ये बात मेरे प्रत्येक बच्चे के दिमाग में आ जाए। 435 स्टूडेंट है, एक बार शेयरिंग पे थोड़ा सा जोर लगा दे दोस्त, शेयरिंग पे थोड़ा सा जोर लगा दे और फिर देखिए। और बात याद रखना, हम 2020 के दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एयरफोर्स नेवी एनडीए अगर पार है तो हम भी दशरथ मांझी है, छोड़ेंगे नहीं जब तक फोड़ेंगे नहीं। ठीक है, यस। अब इस रिलेशन को मैं रिलेट करता हूं पॉइंट नंबर 2 से। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पहला डेफिनेशन वी साउंड बराबर अंडर रूट गामा आर टी बटा एम। दूसरा डेफिनेशन आपके सामने मैं देने जा रहा हूं, दूसरा डेफिनेशन नंबर 2, दूसरा फॉर्मूला आपके सामने, आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वी आर एम एस बराबर, ध्यान दीजिएगा छोटा सा चेंज है, अगर वो चेंज दिमाग में गया कहानी खत्म। वी आर एम एस अंडर रूट 3 आर टी बटा एम। 3 आर टी बटा एम, एक चीज को नोट कर लो, बस दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए फटाफट से। यहाँ पे गामा आर टी बटा एम है, यहाँ पे 3 आर टी बटा एम है। वो आपका वी साउंड, साउंड का वेलोसिटी है, ये साउंड का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये वी आर एम एस है, वह वी साउंड था। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं दोनों को मिला दूं, अगर मैं दोनों को मिला दूं, पहले को और दूसरे को मिला दूं, अगर आपको कंपैरिजन करना है, मैं ऊपर लिख देता हूं फिर से, वी साउंड बराबर गामा आर टी बटा एम। आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो गामा नजर आता है उसमें यहाँ पर क्या है, 3 है, देख सकते हैं आप। तो जब वी आर एम एस बटा वी साउंड करेंगे, वी आर एम एस तो ऊपर रूट 3 आएगा और साउंड में बट्टे में गामा आ जाएगा, आर टी बटा एम कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे सोल्जर इस फॉर्मूले पे एक बार नजरें डाल लेंगे, नजर से निकाल लेंगे, इसको स्कैन कर लेंगे, इसको फोड़ देंगे, दिमाग में स्कैन कर लेंगे। एक रिलेशन वी साउंड का और वी आर एम एस का, वी आर एम एस अपॉन वी साउंड रूट 3 बटा गामा, रूट 3 बटा गामा दिमाग में स्कैन हो जाना चाहिए। अब इसको चाहे आप ऐसे कैसे ही पावर में कन्वर्ट करके आप लिखो, यहां से कोई सवाल आए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछे तो वी साउंड देगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, गामा का वैल्यू देगा आपको। वी आर एम एस पूछ लेगा, अगर वी साउंड पूछता है तो इसको कैलकुलेट कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, क्या ये फॉर्मूला याद है वी साउंड का, अंडर रूट वी साउंड बराबर अंडर रूट गामा आर टी बटा एम। क्या आपको वी आर एम एस का फॉर्मूला याद है, वी आर एम एस बराबर अंडर रूट 3 आर एम बटा टी, आर टी बटा एम। ये फॉर्मूला अगर याद है तो फिर ये रिलेशन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, और रिलेशन बढ़ा देंगे तो एक न्यूमेरिकल का बैंड बजा देंगे इस फॉर्मूले से, एक न्यूमेरिकल का बैंड बजा देंगे, जो बच्चे गलत करते हैं उसको फोड़ देंगे। क्लियर है बेटा? हाउस द जोश, हाउस द जोश ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा मैं फास्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा मैं फास्ट। बहुत बढ़िया, कांस्टेंट है बेटा, ठीक है, यस। देखिए आगे चलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, जरा ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, समझने की कोशिश करिएगा। गैसीय माध्यम में, गैसीय मीडियम हमने बनाया, उसमें माध्यम की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल को इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या कारक हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। यानी बहुत तगड़े सवाल, एक फैक्टर से एक सवाल तैयार, कम से कम एक, बाकी देखना कितने सवाल बढ़ते हैं, एक एक स्लाइड से सवाल तैयार करेंगे। क्योंकि मैंने ये बात आपको बोली है, वेव साउंड पूरा कर लेना,
कोई बुक मर जाए उठा लेना, कोई न्यूमेरिकल बच जाए, कोई कॉन्सेप्ट बच जाए तो बताना, सब कुछ डिस्कशन होगा, बस आपको पेशेंस रखना होगा। तो बेटा ध्वनि की चाल को यानी वेलोसिटी ऑफ स्पीड को इफेक्ट करने वाले कारकों के बारे में बात करूंगा। साउंड को लेकर थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि सर जोश में कमी है, जोश में कमी नहीं है, ये परमिशन नहीं दे रहा मुझे जोर से बोलने के लिए, ठीक है, तो मैं जितना जोर से बोलता हूं गले में जलन होने लग जाता है, ठीक है, इस वजह से। तो ध्यान दीजिएगा जरा, पहला इफेक्ट आपका बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला इफेक्ट आपका स्क्रीन पे मैंने डाला है, नंबर 1, जरा नोट करना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नंबर 1 बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये बहुत अहम सवाल है सर, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया आपने, यस, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो फिर इफेक्ट किसका है? इफेक्ट है गुरुजी प्रेशर का। नोट करना बेटा, बच्चे इस सवाल को बहुत गलत करते हैं, मैंने इसके काफी सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए, काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, नोट करना इस बात को, टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, इफेक्ट प्रेशर का देखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, इफेक्ट प्रेशर का देखना है। एक फॉर्मूला आपके सामने है जो आपको याद रखना होगा इसके लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड v साउंड अंडर रूट गामा p बटा रो, p प्रेशर है, गामा आपका डेंसिटी है, ये v साउंड का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें गामा p बटा रो आपको यहां पर दिया गया है। एक चीज नोट कर लेना, ये उसी फॉर्मूले से बनाया गया है, गामा आर टी बटा एम, मेकअप करके देख लेना, पीवी बराबर एनआरटी से, जिससे आप सॉल्व करो निकाल लेना, यहाँ पे मास को डेंसिटी में बदल लेना, जवाब मिल जाएगा, मुझे सॉल्व करके लिखने की जरूरत नहीं है। एक चीज नोट करना, यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है गुरुजी, और अगर आप प्रेशर में चेंज करते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आपने प्रेशर को चेंज किया, डेंसिटी चेंज होगा सेम रेशियो में, डेंसिटी चेंज होगा सेम रेशियो में, और जब डेंसिटी सेम रेशियो में चेंज होगा तो आप मुझे बताओ दोनों का अनुपात बराबर बराबर इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। उस कंडीशन में अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वह कांस्टेंट रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब प्रेशर को चेंज करने पे वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ताप नियत है तो दाब में परिवर्तन करने पर डेंसिटी भी चेंज होगा, उसका रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा, और इस वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इसका न्यूमेरिकल मैंने प्रैक्टिस आपको करवा रखी है, अगर यस बोलते हो लाइक बटन पे % लगा के कह देना, क्या इसका सवाल मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बता के इसका सवाल सोल्व करवाया कि नहीं करवाया। पूछा मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे, नियत ताप पे, अगर दाब को बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, जवाब था नो चेंज। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर चेंज करने पे डेंसिटी भी चेंज होता है उसी अनुपात में, और इसी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। क्लियर है बेटा यहां से मेरे प्रत्येक सोल्जर का? शाबाश शाबाश, ओके चलो आगे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट पहला, टेम्परेचर कांस्टेंट तो प्रेशर का इफेक्ट है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, नियत है, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जरा ध्यान दीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बहुत बहुत अहम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत तगड़े न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इधर डायरेक्ट प्रैक्टिस करना, कोई भी बुक उठा के सवाल मिलेंगे कम से कम 4-5 आपको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए वी साउंड का फॉर्मूला फिर बोलूंगा, फिर आपको कहूंगा याद कर लो बेटा, वी साउंड का फॉर्मूला गामा आर टी बटा एम, फिर बोलूंगा एक फॉर्मूला बेटा वी आर एम एस का फॉर्मूला बोलो, वी आर एम एस का फॉर्मूला बोलो, आप बोलोगे वी आर एम एस बराबर अंडर रूट गामा की जगह 3 आर टी बटा एम, खत्म कहानी। सर रेशियो में निकाल देंगे, बताओ किसका निकालना है, वी आर एम एस बटा वी निकालना है या वी बटा वी आर एम एस, दोनों फॉर्मूले रखेंगे, आंसर आपके सामने। मैं फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं बार बार ताकि आपको याद हो जाए। टेम्परेचर का इफेक्ट है वेलोसिटी ऑफ साउंड पे, फॉर्मूला आपका है v बराबर अंडर रूट गामा आर टी बटा एम। गामा आर टी बटा एम का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें आप बताओ v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है या नहीं, अंडर रूट में अगर है तो ये सवाल मेरे दोस्त
एज इट इज आपको मिलेगा। नोट कर ले अपने दिमाग में, जब सामने क्वेश्चन आए तो याद कर लेना, इमेज आ जानी चाहिए इस फॉर्मूले की। V1 बटा V2 बराबर अंडर रूट T1 बटा T2। टेम्परेचर को याद कर लेना। आपको एक सवाल मैंने सॉल्व भी करवाया है, 819 जिसके आंसर आते हैं ना, माइनस करने पे, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पे। याद आया होगा जो बच्चे मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो करते हैं। जिन बच्चों ने मेरी अनअकैडमी की क्लासेज मिस की है पहले की, ठीक है, अब अगर मिस कर रहे हो तो मैंने कल से ही वापस से स्टार्ट किया है, तो अब मिस मत करना बेटा। बहुत कुछ मिस कर दिया पहले, अब मिस कर रहे हो तो बेटा उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाओगे, यह बात याद रखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अनअकैडमी का, क्लास के बाद में जाके फॉलो कर लेना, ठीक है। यस, आगे बात करते हैं बेटा। टेम्परेचर का इफेक्ट सबको समझ में आ गया बेटा, प्रेशर का इफेक्ट सबको समझ में आ गया, टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर है बेटा, ठीक है। यस, टेम्परेचर का इफेक्ट पहले प्रेशर का दिया है, अब टेम्परेचर का दिया है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, अब बात कर रहा हूं मैं डेंसिटी की। क्या मजाक चल रहा है सर? फिर फॉर्मूला रिपीट करूंगा सर, एक बार फिर फॉर्मूला रिपीट करूंगा मैं। वी साउंड बराबर अंडर रूट गामा आर टी बटा एम, ये फॉर्मूला था अपना जनरल। आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को मैंने चेंज करवाया आपसे इस फॉर्मूले में, और फिर मैंने ये फॉर्मूला दिया वी साउंड बराबर अंडर रूट गामा टी बटा रो। इस फॉर्मूले का ऑपरेशन करने पे पता चला कि वी साउंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है अंडर रूट गामा के, जो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। अब इस सवाल का लॉजिक देखिए गुरुजी, याद आ जाएगा वो सवाल आपने कहाँ पढ़ा है और कितनी बार पढ़ा है, एग्जाम में आया या नहीं। पेशेंस रखो, इसका सवाल बताऊंगा अभी। अगर डेंसिटी, अगर घनत्व बढ़ता है, अगर घनत्व बढ़ता है वेलोसिटी कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर डेंसिटी घटता है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, इसकी बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले अगर ये चीज आपके दिमाग में आ गई है, थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलना चाहूंगा और आपको वो साउंड वाला सवाल तैयार करना चाहूंगा जो आपने पहले किया है। ध्वनि है ना, नम वायु ड्राई एयर में, और यहाँ पे अपन बात कर सके मॉइस्चर एयर है, वहां पे आर्द्र वायु है, आर्द्र हवा है, मीडियम में आर्द्रता है, उस कंडीशन में साउंड को लेकर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, आर्द्रता का प्रभाव, इसी कॉन्सेप्ट को मैं रिलेट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ह्यूमिडिटी का जो इफेक्ट है उसके बारे में बात करता हूं और वो सवाल उसी के साथ कॉपी पेस्ट करके लिंक करूंगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, अगर आर्द्रता बढ़ती है तो भैया डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, घनत्व घट जाता है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ती है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है, घनत्व कम हो जाता है। और अगर घनत्व घटता है, अभी अभी बता के आ रहा हूं मैं, अगर डेंसिटी घटता है, अगर डेंसिटी घटता है तो वेलोसिटी साउंड का बढ़ता है। यही बात मैंने इधर लिखी है, जिसकी वजह से साउंड का वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछिए, और शेयरिंग में लगा तो जोर, गली गली में शोर हो जाए, हल्ला हो जाए बेटा। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत मेहनत हो रही है, बताने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता भी है इस क्लासों को लेकर, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज करेगा, देन वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। एग्जांपल लेता हूं, लगा लो इस पे स्टार बेटा, ध्यान दीजिए। सेम टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे नम वायु यानी बारिश का मौसम है में ध्वनि की चाल, वेलोसिटी ऑफ साउंड शुष्क वायु ड्राई एयर यानी गर्मियों के कंपैरिजन में की तुलना में अधिक होती है। बारिश के दिनों में साउंड का जो स्पीड है दूर दूर तक जाता है, ट्रेन बहुत दूर से जा रही होती है, उसका सायरन भी सुनाई देता है बारिश के दिनों में। क्यों? क्योंकि उसमें आर्द्रता बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगा, अगर डेंसिटी घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। और इसीलिए 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 यहाँ पे गौर फरमाइए, जरा आप इस चीज को समझिए। मैंने क्या लिखा है, डेंसिटी, डेंसिटी देखिए, जो आपका ह्यूमिडिटी मीडियम जो है, आर्द्र माध्यम है, नम वायु है, उसके लिए कम है, ड्राई एयर है उसके लिए ज्यादा है। अगर ड्राई एयर का घनत्व ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा। ये देखो, ड्राई एयर का वेलोसिटी कम है और आपका जो ह्यूमिडिटी मीडियम था उसके लिए वेलोसिटी ज्यादा हो गया। तो ये चीज आप अपने दिमाग में एक बार कॉपी स्कैन कर लें, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ेगा गुरुजी। आपने खुद भी प्रैक्टिस किया होगा, आपने खुद भी सॉल्व किया होगा, ठीक है। यस,
शाबाश सर शाबाश, बहुत अच्छे। हाउस द जोश, अरे गले पे तो रहम करो, क्योंकि आपका लाइक बटन देख के ही मुझे जोश आएगा। आपका सपोर्ट फुल चाहिए। लाइक बटन पे 425 लाइक्स ओनली। जो जितने लाइव हैं वो भी लाइक नहीं कर पा रहे हैं। अगर बेटा आपको कोई चार्ज पे करना पड़ रहा है, अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है, अगर आपकी पढ़ाई में कोई दुविधा आ रही है, लाइक मत कर देना, डिसलाइक कर लेना, लेकिन आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, बात याद रखना। आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका पैसा कट रहा हो अकाउंट से, या आपको कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई बेनिफिट मिल रहा हो डिसलाइक करने से, डिसलाइक करिए, लाइक मत करिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 नहीं है, अपन एक अलग इक्वेशन पे बात करते हैं। तो एक बार मैं फास्ट रिवीजन करवा दूं बेटा आपको, जल्दी से मेरी एक बार बात को सुनिएगा। सबसे पहले कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर का इफेक्ट है। अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया जाता है तो प्रेशर चेंज करने पे उसी अनुपात में डेंसिटी भी चेंज हो जाता है, और इसी वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, यानी प्रेशर का वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर का इफेक्ट है। अभी मैंने वी साउंड का वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया। वी साउंड बराबर है आपका अंडर रूट गामा आर टी बटा एम। यहाँ पे वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनली रूट टी है, V1 बटा V2 अंडर रूट T1 बटा T2। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपके सामने डेंसिटी का, डेंसिटी वाला फॉर्मूला भी दिया मैंने अभी पहले में, अंडर रूट गामा P बटा रो। रो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट में आता है। डेंसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा। इसी का यूज पॉइंट नंबर 4 में किया गया है, जहां पे ह्यूमिडिटी की बात की गई है, आर्द्रता की बात की गई है, और वेलोसिटी को लेकर एक इंपॉर्टेंट सवाल मैंने तैयार करवा दिया है। हाउस द जो सोल्जर, चारों पॉइंट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, अगर आपका परमिशन हो तो मैं एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। मेरे को क्लास एक्स्ट्रा लगानी पड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बताइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे, गजब बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चले। हाय सर, बहुत अच्छे। देखो पॉइंट नंबर आपका 4 हो गया। आगे बढ़ते एक बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट पे चलते हैं, एक नई दुनिया में चलते हैं। एक नई दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाता हूं और वहां से न्यूमेरिकल को फोड़ेंगे। आज का आगे का सेशन भी बहुत अहम होने वाला है न्यूमेरिकल फोड़ने के लिए। एक इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग फैक्टर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस पॉइंट में, और वो है आपका समतल प्रगामी तरंग का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। सबसे पहला सवाल, अगर आपने मेरी टाइप्स ऑफ वेव पहली क्लास पढ़ी है तो आपको पता होगा प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है। वे वेव ऐसी वेव जिसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, एनर्जी का प्रोपोगेशन होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, प्रोग्रेसिव वेव कहलाती है। उसी वेव का एक इक्वेशन का हम ऑपरेशन करने वाले हैं, चीर फाड़ करने वाले हैं। उससे पहले से एक डेफिनेशन दे दी है, परिभाषा की डेफिनेशन दे दी है प्लेन में, एक समतल में प्रोग्रेसिव वेव के लिए। मैं आपको उसको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूं। इस तरीके से बेटा एक वेव चलती है, इस तरीके से अगर कोई वेव चल रही है तो बेटा ये इसका मेन पोजीशन है, ये इसका मेन पोजीशन है। ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, लगातार मेन पोजीशन के ऊपर नीचे गति हो रही है। इसे बोलते हैं सिंपल एसएचएम। इस प्रकार की अगर एक प्लेन में गति हो रही है तो इसको अपन आवर्ती प्रगामी तरंग कह सकते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कह सकते हैं। वो इसी का ही डेफिनेशन, इसी का ही कॉन्सेप्ट है। लिखा भी है, यदि प्रगामी तरंग के संचरण के दौरान, प्रोग्रेसिव वेव के प्रोपोगेशन के दौरान माध्यम के कण, मीडियम के पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के चारों ओर ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं, धनात्मक ऋणात्मक अगर गति करते हैं तो इसको आपका हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं, प्रगामी तरंग कहते हैं। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में बेटा, लेकिन एक इमेज अपने दिमाग में छप जानी चाहिए इसके रिगार्डिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्लास में रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यस, देखो एक पॉइंट मैंने आगे क्या लिखा है, यही चीज मैंने इधर समझाने की कोशिश की है। मैं पहले भी बता चुका हूं यही चीज पीछे, और यही चीज आपके सामने एक डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश हो रही है। ये आपका एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है,
जो एक्स एक्स की डायरेक्शन में बाईं ओर से दाईं ओर चल रही है, ये चीज मैंने ऊपर लिखी है। एक समतल में, एक प्लेन में सिंपल प्रोग्रेसिव वेव दिखाई गई है जो धनात्मक एक्स एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्स की डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर मोशन कर रही है, जो डायग्राम में दिखाया गया है। इस प्रकार से ये तरंग गति करती हुई आगे चल रही है। ये इसका ऊपर की तरफ विस्थापन है, ये इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये इसका यहां से यहां तक इसकी दूरी विस्थापन दिया गया है आपका, जो आपका बिंदु ओ दिया गया उस बिंदु 1 से ये दूरी, ये बिंदु 2 है, ये इसका आयाम एम्पलीट्यूड ऊंचाई के रूप में दिया गया है। तो इसका कैसे क्या होगा अभी कुछ नहीं है, अभी ये इस डायग्राम का क्या यूज होगा, कैसे होगा, नहीं आप टेंशन ना लो, मैं एक एक लाइन दिमाग में उतार दूंगा, मेरे पे छोड़िए, लेकिन मैं जो बात पे फोकस करने के लिए बोलूं उस पर ध्यान से समझिए। मैंने डेफिनेशन दिया, बेसिक इमेज आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है क्या, बस इतना सा। और वो चीज आपने डायग्राम से भी समझ लिया कि इस तरीके की कोई वेव होगी जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होगी, समतल प्रगामी तरंग होगी। अब बात यहाँ पे कोई अपने काम की नहीं है, हमें अपने काम की बात से मतलब है, और वो काम की बात है यहाँ पे काम की बात। ऊपर क्या लिखा है देखो, यहाँ पे एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, उसकी एक इक्वेशन आपको दी गई है। इस इक्वेशन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, इसका ऑपरेशन कर देता हूँ, क्योंकि फिर आप कमेंट करोगे कि सर हिंदी इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ आपको। बेटा सबसे पहले एक बार इतना बोलूंगा, एक बार इस पे फोकस कर लो, किसको क्या लिखा हुआ है, मैं बाकी बात बाद में करूंगा, बाकी चीरफाड़ इसका बाद में करूंगा, बाकी ऑपरेशन बाद में करूंगा। इतना मुझे बता दो एक बार नजर डाल के, ये इक्वेशन क्या है, वाई एक्स टी है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव नॉट या फाइव जीरो। अगर ये चीज आपके इक्वेशन आपने ढंग से पढ़ ली है तो अब इस परिवार के सभी सदस्यों को अलग अलग, इस परिवार के सभी सदस्यों को अलग अलग हम डिफाइन कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, मेरी बात को समझिए, क्या कहना चाहता हूं मैं, ध्यान दीजिए बेटा। y बराबर एक्स टी ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव नॉट। सबसे पहला पद आपको ये जो y नजर आता है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है अपने इक्वेशन में, ये y एक्स टी के पद में दिया हुआ नहीं होगा, आपको y मिलेगा केवल। तो अपन ये मान लें कि ये y क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट, यानी ये इक्वेशन आपका उस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, विस्थापन समीकरण है y, उसको y से अपन डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली चीज y आपका डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन दिखा रहा है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको नजर आता है a, और a है उसका एम्पलीट्यूड। याद रखना इस तरीके के इक्वेशन में जो आगे आगे पद दिया जाए वो आपका एम्पलीट्यूड होता है। जब भी न्यूमेरिकल करोगे ना तो आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, इस इक्वेशन से निकालना पड़ेगा कि कौन ओमेगा है, कौन टी है, कौन के है, कौन एक्स है, कौन फाइव नॉट है। तो ढंग से बेटा अगर आगे के आने वाले न्यूमेरिकल, आगे के आने वाले कॉन्सेप्ट समझने हैं तो ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, एक एक पॉइंट। y आपका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे a आपका एम्पलीट्यूड है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी है। तीसरी बात पे मैं आगे बढ़ रहा हूं, तीसरी बात पे जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यहां से स्टार्ट हो गए पूरा पद, एम्पलीट्यूड के अलावा ये पूरा पद साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव नॉट, ये पूरा का पूरा पद आपको नजर आ रहा होगा यहां तक। इस पूरे पद को नाम दिया गया बेटा ऑसिलेटिंग टर्म्स। ये ऑसिलेटिंग टर्म्स यहां पर आपको दी गई है, लेकिन इसका यूज अपने को कुछ नहीं होने वाला। इस स्टेप का अपने को ऑसिलेशन, जो ऑसिलेटिंग टर्म है, जो दोलकारी जो स्थितियां दी गई है अलग अलग पोजीशंस, उनका अपने यूज कुछ नहीं होगा, तो अपन उसको साइड कर सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल मैंने आपको सॉल्व करवाया था फेज डिफरेंस को लेकर, और वहां पे उस बच्चे उस कैलकुलेशन को गलत कर रहे थे। मैंने फेज डिफरेंस पूछा था तो कुछ बच्चे केवल ओमेगा टी को माइनस कर रहे थे, कुछ बच्चे केवल फाइव नॉट को माइनस कर रहे थे। लेकिन आप समझ लो जब फेज डिफरेंस निकालने की बात होती है तो ये देखो कि फेज क्या है, और उसके लिए पहचानो यहां से लेके यहां तक, जरा गौर देखना बड़ा गौर से देखना, यहां से लेके यहां तक जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, फेज का, यानी कला का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा, ये कला है, फेज है। ये पूरा का पूरा ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव नॉट, ये पूरा का पूरा कला है। अब इस कला का भी अलग अलग ऑपरेशन करते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगी। कई बार आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा, अगर आपको पता ही नहीं ओमेगा कहाँ मिलेगा, टी का कोफिशिएंट है होता है ओमेगा, अगर ये चीज आपके दिमाग में नहीं है तो आपको न्यूमेरिकल कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
इसलिए इन चीजों को बारीकी से समझे। तो फेज समझ में आ गई बेटा, कला आ गई। उसके बाद में इस फेज का पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वो है आपका ओमेगा। और अगर ओमेगा को अपन इधर लेके आते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवर्ती। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती के रिगार्डिंग बात हो रही है। क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। बहुत ही गजब का क्वेश्चन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवर्ती ओमेगा टी की फॉर्म में। ओमेगा आ गया। टी यहाँ पे आपका टाइम का फंक्शन होता है, जो यहाँ पर भी दिया हुआ आप देख रहे होंगे, टाइम का फलन उसको यहाँ पर ओमेगा टी के गुणांक के रूप में दिया गया है, तो इसको अलग से शो नहीं किया गया। प्लस माइनस के एक्स, जरा पहचाना बेटा के क्या है, क्योंकि इन सबको अभी तो ट्रेलर दे रहा हूं, मूवी पूरा आगे पड़ी है, इन सब का ऑपरेशन करूंगा डिटेल से, तभी न्यूमेरिकल होंगे। यहां से हल्के में मत लेना, ये चीज दिमाग से करके मुझे समझ नहीं आ रहा छोड़ दोगे क्लास को, सिलेक्शन नहीं हो रहा तैयारी बंद कर दो। फिर क्यों तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा ना, मेहनत फिर से करोगे ना। समझ नहीं आ रहा, मेहनत करोगे तभी समझ में आएगा, टाइम दोगे तभी आएगा गुरुजी, बिना टाइम दिए कोई काम नहीं हो सकता, समझना इस बात, ठीक है। यस, के यहाँ पे क्या है, के आप सबको पता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, इसे संचरण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, संचरण नियतांक कहते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक कहते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं। के बहुत काम की चीजें बात करूंगा मैं आगे। इसके साथ में एक्स, एक्स का जो आपका मल्टीप्लाई है, गुणा के कोएफिशिएंट है, वो के प्रोपोगेशन कांस्टेंट, एक्स उसका पोजीशन है, कहाँ पे रिलाई करता है एक्स। देखिए बेटा कहाँ लिखा मैंने, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये एक्स इसका पोजीशन है, इसकी स्थिति है। आपने एक्स कहाँ पे निकाला, आपने एक्स यहाँ पे निकाला, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स होगी, समझ रहे हो बात, एक्स पोजीशन है, एक्स पोजीशन है। इसमें जो वाई नजर आ रहा है, ये वाई इसका एम्पलीट्यूड है, सॉरी आपका डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है ऊपर की तरफ, कितना आपको दिया गया है। आगे बात करते हैं, एक्स आपका पोजीशन हो गया, स्थिति हो गया। अच्छा, फाई नोट क्या है, इनिशियल फेज, प्रारंभिक कला, जहां से स्टार्ट किया गया था उसको, वह है फाई नोट। लेकिन फाई नोट आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, बहुत ही कम, बाकी चीजें आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फाई नोट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा। एक बार इस इक्वेशन को सारे बच्चे गौर से देख लेंगे और फटाफट मुझे रिप्लाई करेंगे ये कौन क्या है, एक बार देख लो, क्योंकि इनका पूरे का ऑपरेशन हम आगे वाले स्लाइड में करने वाले हैं। y डिस्प्लेसमेंट है, a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, t उसका गुणांक आ ही रहा है, k आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, x पोजीशन है, फाई नोट इनिशियल फेज है। और अगर इसको पूरे को मैं बोल दूं तो ये फेज है, कला है, और ये साइन वाला टर्म्स पूरा ले लूं तो ऑसिलेटिंग टर्म्स है, लेकिन इसका कोई यूज अपने को नहीं होने वाला। मेरे प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यस, साउंड कम नहीं है, मेरा गला खराब है भैया, ठीक है, मेरा गला खराब है, बहुत भयंकर लेवल पे, इतनी भयंकर जलन हो रही है कि शायद मैं बता नहीं सकता आपको, ये मान के चलो, आप बी सीरियस, ठीक है, समझिए आप इस बात को। देखिए आगे चलते हैं, आगे बेटा कण का वेग। अब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर पे बात करने वाले हैं हम, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर पे बात करने वाले, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर, इनसे रिलेटेड आगे जो पॉइंट्स आने वाले उनको जरा ध्यान से समझिएगा। पार्टिकल वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट y की समय t के साथ परिवर्तन की दर को कण का वेग कहते हैं। सर ये डेफिनेशन कुछ नया नहीं हो गया, अरे कुछ भी नहीं है यार, डिस्प्लेसमेंट में चेंज का जो रेट है वही वेलोसिटी है। हाँ सर सही बात है, तो यही तो बोला है, y आपका डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स आ रही है, ये डिस्प्लेसमेंट का आपका टर्म्स बताओ है कि नहीं है। कण का विस्थापन अभी भी याद करवाया पीछे, y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस माइनस का के एक्स प्लस माइनस फाइव नोट, बताया ना, यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स है, बस जो इक्वेशन दिया गया अपन तो वो रख रहे, मर्जी है जो भी देगा रख लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, आपके पास अगर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर मोशन पढ़ा है ना, डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालते हो, वेलोसिटी, क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हैं सर, तो यहाँ काहे नहीं कर रहे हैं, कर दिया सर, आंसर भी आ गया। देखो ये आपका वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट का टर्म्स है,
अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का टर्म्स है तो आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी, और वो पार्टिकल वेलोसिटी वीपी फॉर पार्टिकल वही बेटा dy अपॉन dt या डेल बोलो इसको, एक ही बात है, डिफरेंशिएट कर दो, एक की जगह ए है, साइन का अवकलन करेंगे, ओमेगा आगे आ जाएगा, ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स है। मैथ्स के स्टूडेंट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है साइन का अवकलन क्या होता है, ओमेगा कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, तो ए ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला मेरे बच्चे के दिमाग में आ जाना चाहिए, प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा cos ओमेगा t माइनस का के एक्स, ये कंडीशन आपके सामने है। और ये कण का अधिकतम वेग अगर आपको निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v मैक्सिमम बराबर ए ओमेगा, क्यों? क्योंकि ए ओमेगा मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स का वैल्यू क्या हो जाए, 0, क्योंकि साइन जीरो का मान 1, अगर इसका वैल्यू 1 होगा तो केवल क्या बचेगा, ए ओमेगा, तो वही तो बच रहा है। सर जी ये तो हमने एसएचएम में याद कर लिया था, तो भैया लोग हम उसी की तो बात कर रहे हैं, हम एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव देख रहे हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ही काम करती है, हम उसी तरीके से उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखें, हम उसी तरीके से उसका वेलोसिटी निकालें, याद आ रही है एसएचएम की, करवा दिया मैंने पहले, बस मैंने उसी तरीके से उसका v मैक्सिमम निकाल दिया, सेम फॉर्मूला है, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, v मैक्सिमम बराबर ओमेगा ए। एक बार सारे बच्चे एक साथ जोश के साथ एग्री करेंगे, डाउट क्लियर है सभी बच्चों का, ठीक है बेटा, यस। ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे बेटा, जब तक 2 पाई n में कन्वर्ट नहीं करते तब तक ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगा, अगर उसको 2 पाई n में कन्वर्ट करोगे तो फिर n को आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, ओके यस। सभी बच्चे हाउस द जोश फटाफट से, मुझे लग रहा है कि जोश में कुछ कमी आ रही है, ऐसा मुझे लगा, ऐसा क्यों भैया, मैं कई बार तो आपके कमेंट देखता हूं, और कमी क्यों हो रही है, शाबाश शाबाश, क्लियर है सर, वेरी गुड सोल्जर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो बेटा अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलूं, इस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़े और मैं ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। देखिए अगले वाली स्लाइड में चलते हैं, ये मैंने कहा था कि मैं ये ट्रेलर आपको दिखा रहा हूं, इधर ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, अब मूवी स्टार्ट होती है, जरा उसको ध्यान से देखने का स्टार्ट करें, क्या लिखा ऊपर देख लेना, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए किसका क्या ऑपरेशन करना है, देख लो इधर, बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, जरा ध्यान दीजिए, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्या क्या वो रिलेशन है उन्हीं के बारे में बात करेंगे सर हम। वो रिलेशन देखिए आप, नंबर 1 कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती क्या है बेटा, ओमेगा, ओमेगा कोणीय आवर्ती यहाँ पर आपको दिया गया है जो टी का कोफिशिएंट है, सर मजाक कर रहे हो, यस, टी का कोफिशिएंट, टी का गुणांक ओमेगा, क्या लिखा मैंने इसको इधर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा, कहाँ मिलेगा, ढूंढो उसको, वो मिलेगा अपने घर पे, ओमेगा टी का कोफिशिएंट है, टी का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ टी। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो और न्यूमेरिकल में जरूरत पड़े आपको ओमेगा ढूंढने की तो टी देख लो, टी जरूर दिखेगा आपको, टी जरूर दिखेगा, ये बात याद रखिएगा, टी का वैल्यू वहां पे नहीं देता है, टी ही देता है, तो टी का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा ओमेगा होगा, न्यूमेरिकल में ये चीज बहुत काम में आएगी सर आपके। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट देखिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट, भाई मैं कहूंगा स्टार लगा लो, इसका बहुत तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल आते हैं, मजा आ जाता है, ठीक है। जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट आपका संचरण नियतांक के बराबर x का गुणांक, मैंने कहा था ना आपको, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाई नोट, तो जो के एक्स आ रहा था x भी मिलेगा, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो k, जिसे हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। ये मुझे लग रहा है कि संचरण गुणांक, प्रोपोगेशन आपका जो कोफिशिएंट है, जो यहाँ पर आपको प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो है, इसका फॉर्मूला मैंने दे दिया है, k बराबर 2 पाई बटा लैम्डा, शायद अगर आपको याद हो तो,
है ना। शायद पीछे मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया है कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है। अगर बता दिया तो एक बार कमेंट में एग्री कर लो, मुझे जोश आ जाएगा। जिस जोश जुनून जज्बे की बात किया करते हैं, ये तो मेरा इसने इसको परेशान कर रखा है। नहीं, वहां पे टाइपिंग वाले सर का बैठना मुश्किल हो जाता है मेरे ऑफिस में, ठीक है। मेरी क्लास में वो कहते हैं कि सर आपकी क्लास में मेरा सिर घूम जाता है, ये मेरा थोड़ा सा गला प्रॉब्लम कर रहा है, इसको समझिए आप, ठीक है। पिछले 1.5 महीने से इस प्रॉब्लम से मैं अपने आप को फेस कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए जो कोफिशिएंट है आपका, कांस्टेंट है प्रोपोगेशन कांस्टेंट के, वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, यानी के एक्स। जो पीछे बताया, जो ट्रेलर मैंने आपको दिखाया है, उसी की बात कर रहा हूं, के एक्स। तो के एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का गुणांक है। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसी में लगे हाथ एक चीज मैंने और लिखी है, जो देख लो बेटा, वेव स्पीड v बराबर, ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट है गुरुजी, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल मैंने प्रैक्टिस करवाया है। प्रोग्रेसिव वेव के लिए अगर इक्वेशन दिया जाता है और उसका वेलोसिटी पूछता है, तो आप कोफिशिएंट ऑफ t, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ t मतलब ओमेगा, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब k। बहुत बढ़िया, आप इससे निकाल सकते हैं, ये लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। बताइए, v वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव, t कोफिशिएंट, मतलब t का कोफिशिएंट ओमेगा t, ओमेगा k का सॉरी x का कोफिशिएंट यानी k, यानी ओमेगा बटा k। बेटा याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, दिल में बसा लो इसको, इसको दिल में बसा लो, तोड़फोड़ जबरदस्त करेंगे, जी जान से करेंगे, ठीक है। यस, रेडी टू फाइट। आगे चले अगले पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट, एक एक का ऑपरेशन करूंगा मैं, कोई जल्दीबाजी नहीं सर, अभी बहुत टाइम अपने पास, कर लेंगे आराम से। अगला पॉइंट क्या है, वेवलेंथ लेमडा, वेवलेंथ लेमडा एक्स का कोफिशिएंट बटा 2 पाई। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, के एक्स, के बटा 2 पाई। अपन ये कह सकते हैं कि आपका के बटा 2 पाई, एक्स का कोफिशिएंट के एक्स बटा 2 पाई। बड़ा बताओ, क्लियर है। मतलब इसको अपन डिसाइड कर सकते हैं, आपका वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य के रूप में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बटा 2 पाई, जो भी वहां पे दिया हुआ होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे, ठीक है, ओके। उसके बाद में आते हैं टाइम पीरियड पे, आवर्तकाल पे। आवर्तकाल भी बड़ा आसान काम है। टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई बटा t, t की जगह क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t यानी ओमेगा, t बराबर 2 पाई बटा ओमेगा। बड़ा बड़ा के फॉर्मूले नए नहीं है, उन्हीं फॉर्मूलों को घुमा घुमा के चिपका रहे हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्ट आएगा, तो मैं डायरेक्ट याद रख लेना चाहिए। t बराबर आपका 2 पाई बटा कोफिशिएंट ऑफ t, यानी मैं लिख सकता हूं 2 पाई बटा ओमेगा, 2 पाई बटा ओमेगा। जरा इसको बताइए, डाउट यहाँ पे क्लियर है सभी का, सभी का डाउट क्लियर है बेटा, यहां से सभी का डाउट क्लियर है, ठीक है बेटा। यस, ओके, क्लियर है बेटा। अच्छा, बहुत अच्छे बेटा। चलो देखिए, कॉन्सेप्ट अगर अपन यहाँ पे लेके जा रहे हैं, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया आपका, चौथा हो गया, पांचवा देखिए फ्रीक्वेंसी। बेटा टाइम पीरियड को उलट देंगे, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 2 पाई बटा टी का कोफिशिएंट, उलट दो, टी का कोफिशिएंट बटा 2 पाई, बात खत्म आपका। क्लियर हो रहा है बेटा। यहां से पॉइंट नंबर 4 का कॉपी पेस्ट है, पॉइंट नंबर 5 जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यस, ओके। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। बेटा जी मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये चीज मैं पहले क्लियर करवा चुका हूं, मैं ये फॉर्मूला आपको क्लियर करवा चुका हूं। v जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स में मैंने कहा था ओमेगा का वैल्यू 1 कर लो, वो कब होगा, जब कॉस 0 हो, कॉस 0 का मान 1 हो जाता है, तो उस कंडीशन में v मैक्सिमम होता है आपका a ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू आप 2 पाई n निकाल सकते हैं, या आप इसको ओमेगा को 2 पाई बटा टी भी लिख सकते हैं। अब न्यूमेरिकल की देखो बेटा क्या कंडीशन बनेगी, आपका न्यूमेरिकल मैंने इसका भी न्यूमेरिकल करवाया है, मैंने आपको इसका भी न्यूमेरिकल करवाया, पहली चीज। दूसरा ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एन, मैंने इसका भी न्यूमेरिकल आपको करवाया है।
तीसरा ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बट्टा टी, इसका भी न्यूमेरिकल मैंने करवाया है वी मैक्सिमम के रूप में। पहला न्यूमेरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल, तीसरा न्यूमेरिकल, तीनों न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए बनते हैं मेरे सोल्जर। एक बार इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यस, सुमित बोल रहा है सर इंग्लिश की क्लास नहीं होगी। बेटा देखो इंग्लिश की क्लास को लेकर मैं अभी श्योर नहीं हूं। मैं जैसे ही ऑफिस आया तो मैथ्स वाले सर ने बताया, जब सर क्लास ले रहे थे, क्लास खत्म हुई, उन्होंने बताया कि जो इंग्लिश वाले सर उनका हेल्थ का इशू है। उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैथ्स वाले सर को बताया, तो वो कुछ मेडिसिन वगैरह लेके आए थे। तो अभी मैं नीचे देख के आया था, वो रेस्ट कर रहे हैं नीचे ऑफिस में, यहीं रहते हैं, अपने ऑफिस में रहते हो, तो नीचे रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी मैंने उनको जगाया नहीं है, तो वो अगर क्लास लेना होगा तो अभी आ जाएंगे क्लास के टाइम पे, और अगर उनके लिए पॉसिबल नहीं है तो शायद क्लास नहीं ले पाएंगे। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्लास खत्म होने के बाद मैं नीचे जाके बात करूंगा, आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा। क्योंकि बेटा हेल्थ है ना, वो फर्स्ट है। अगर हेल्थ ठीक रहेगी तो एक क्लास एक्स्ट्रा लगा लेंगे, अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो अभी नीचे रेस्ट में है, तो मैंने उनको जगाया नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, कुछ फीवर वगैरह थी उनके, तो अभी क्या ही बताएं आप, ठीक है। यस, अब आगे आ जाओ बेटा, पॉइंट नंबर 7 आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पे। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है बेटा, कालांतर और समयांतर। कालांतर कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान काम है यार। किसी का भी फेज उठाओ, उसका डिफरेंस निकालो। मान लो किसी के ओरिजिन से, मूल बिंदु से x दूरी पर t समय पर, t1 समय पर, x दूरी पर t1 समय पर कण की कला φ1 है, t2 समय पर कला φ2 है। तो φ1 का वैल्यू देख लीजिए जरा गौर से, आपको क्या पूछेगा मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। φ1 का वैल्यू है बेटा ओमेगा t1 माइनस के एक्स है, और φ2 का वैल्यू है बेटा ओमेगा t2 माइनस के एक्स है। अगर बेटा इनका डिफरेंस निकाल देंगे ना, तो φ1 माइनस φ2 बराबर ओमेगा t1 माइनस t2। जब न्यूमेरिकल आएगा तब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला गलत लिख दिया है, चलो बेटा अभी चेक कर लेते हैं। रवि बोल रहे हैं गलत लिख दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। प्रोपोगेशन कांस्टेंट से रिलेट कर लो 2 पाई अपॉन लैम्डा से, अभी पता चल जाएगा आपको। ये तो क्लियर है, मैं एक बार थोड़ा सा बैक जाऊंगा। ये बताओ क्लियर है बेटा, φ1 माइनस φ2 ओमेगा t1 माइनस t2। बेटा kx से kx कट जाएगा, इस kx से इस kx कट जाएगा, ये जब आप माइनस करोगे तो प्लस माइनस में। ये चीज क्लियर है, ये रट्टा नहीं मारनी है। अरे कोई फॉर्मूला नहीं है गुरुजी, आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे, उनका फेज डिफरेंस पूछेगा, उन दोनों इक्वेशन को रखो, माइनस कर दो एक को, खत्म बात। ये करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है बस। जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई अपॉन लैम्डा रखते हैं, इसको कहां पे गया, प्रोपोगेशन कांस्टेंट वेवलेंथ 2 पाई अपॉन लैम्डा रखो, तो कहां गया वो 2 पाई अपॉन लैम्डा, एक सेकंड बेटा। 2 पाई अपॉन लैम्डा के का वैल्यू अगर 2 पाई अपॉन लैम्डा रखते हैं तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, 1 अपॉन लैम्डा, इधर लैम्डा, हाँ उलट गया बेटा, सॉरी उलट गया बेटा, उलट के इसको लिखो तो सही होगा। यहाँ पे 2 पाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स करो इसको, सॉरी मैंने मैच नहीं किया। देखो के का वैल्यू तो सबको ही पता ही है 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है, इसको रखेंगे, इसको उलट देंगे बेटा, ठीक है, इसको उलट देंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो बहुत अच्छी आपने बताया। मैंने तो इसको रख के आगे चला गया, अगर मैं चेक कर लेता क्रॉस चेक के का वैल्यू रख के तो पता चल जाता, ठीक है बेटा। एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश वाले सर के हमेशा हेल्थ इश्यू ही रहती है। बेटा देखो मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि पूरी कम्युनिटी में ही इंग्लिश वाले टीचर के हेल्थ का इशू रहता है, हेल्थ का इशू मेरे भी है। और अभी उनके क्या प्रॉब्लम है मेरी बात नहीं हुई ऑफिस आने के बाद, क्योंकि वो रेस्ट ही कर रहे हैं तब से। मैं क्लास के बाद में पूछ के बताऊंगा। और बेटा बी सीरियस, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आपको लगता होगा कि कोई एक्सक्यूज है तो मैं आपको अभी उनकी जो क्लासेज उन्होंने जो नोट्स तैयार किए उनका पीपीटी चला के बता दूंगा आपको, तब यकीन आ जाएगा। सब कुछ रेडी है, लेकिन अगर बंदा यहाँ पे आके फीवर में और यहाँ आके खड़ा ही नहीं हो सकता तो कैसी क्लास लेगा। ऐसा जो कोई नहीं करना चाहता कि जो हेल्थ के साथ खेलना चाहे, मेरे अलावा शायद, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ के साथ हमेशा खेलता हूँ, मैं हमेशा अपनी हेल्थ के साथ खेलता हूँ, ठीक है। चलो देखो कालांतर क्या है, फेज डिफरेंस क्या है। कितने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे सर जी, बहुत सारे, गलत सही का पता नहीं, लेकिन इस रिलेशन से गुरुजी बहुत फॉर्मूले, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। कालांतर बराबर 2 पाई बटा टी इंटू समयांतरा, 2 पाई बटा टी इंटू समयांतरा, बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है। कालांतर बराबर 2 पाई बटा टी इंटू समयांतरा, ये आपका कालांतर कहा रहा है।
ये कलांतर मैंने लिखा डेल फाई 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पतांतर। अच्छा समय इधर ये दो इक्वेशन लिखना बेटा, ये अलग लिखना और ये अलग लिखना, दोनों को अलग लिखना। इससे न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल इससे ज्यादा आएंगे। कलांतर बराबर 2 पाई बटा लैम्डा इंटू पतांतर, ये बहुत ज्यादा आएगा, ये बहुत ज्यादा आएगा। कलांतर बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पतांतर, कलांतर बराबर 2 पाई बटा लैम्डा इंटू पतांतर, बहुत न्यूमेरिकल। फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई इंटू लैम्डा बराबर आपका क्या पाथ डिफरेंस, इसका बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा सर, बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे चले बेटा, ये सारे बच्चों का डाउट क्लियर है बेटा, एक बार बताएं। अगर यहाँ पे आप सभी का डाउट क्लियर है बेटा तो सारे बच्चे एक बार हाउस द जोश का रिप्लाई करेंगे, मजा आ जाएगा, क्योंकि हमारे को बेटा वहीं से एनर्जी मिलती है, हम उसी से चार्ज होते हैं, हम उसी के लिए जीते हैं। क्योंकि जब हम आपके कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लेके जब व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हैं ना, तो हमारे जो रिलेटिव है, हमारे जो समाज वाले हैं, जब वो स्टेटस देखते हैं तो देखने के बाद उनका एक ही रिस्पॉन्स आता है, अच्छा काम कर रहे हो बेटा, मेहनत करते जाओ, सब देख रहा है ऊपर वाला। जब बड़े लोगों के कमेंट हम देखते हैं, हमारे रिश्तेदारों के, परिवार वालों के, तो दिल और ज़्यादा खुश होता है, और ज़्यादा मेहनत करने की सोचते हैं कि हाँ एक ऐसा और कमेंट मुझे मिले, मजा आ जाए। वो हम ढूंढते रहते हैं, अपने आप को खुश करते हैं। हाँ देखो बच्चे का रिस्पॉन्स आता है। एक बच्चे का कल रिस्पॉन्स था कि सर नेवी में मेरा हो गया या मेरे भाई का हो गया और अब मेरी बारी है, अब मैं सिलेक्शन होऊंगा। ये कमेंट पढ़ा, दिल खुश हो गया। तो यही चीज़ है, मतलब हमारी एनर्जी वहीं से आती है। हमें हम एक एजुकेटर क्या होता है, एक एजुकेटर क्या होता है, उसको क्या चाहिए, बच्चे का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मेहनत तो उसको करनी है, बिना मेहनत के क्या करेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आपका प्यार और सपोर्ट भी मिलता रहे, हम यूं ही तैयारी आपको करवाते रहेंगे। अगर इंग्लिश की क्लास नहीं होती है तो फिर मैं आऊँगा 2 बजे, मैं आपके साथ यहाँ पे रूबरू होऊंगा। ठीक है, उससे पहले मेरी प्लस की क्लास है, वो खत्म करता हूँ 12:30 से, और उसके बाद में 3 बजे प्लस की क्लास है, फिर 6 बजे प्लस की क्लास है। तो जिन बच्चों को 2 बजे वाली क्लास का नहीं पता, एक बार बेटा देख लेना, 2 बजे हमारी क्लास होगी, जबरदस्त लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन लेके आऊंगा, जबरदस्त वाले, जहर वाले। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। हो सके क्लास को लाइक कर देना, पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, और जिन्होंने अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया, एक ही बात बोलूंगा बेटा, कल से सीरीज स्टार्ट हुई है, अगर अभी भी फॉलो नहीं किया है बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बाकी तो आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बात कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सर जी 2100 वाली सीरीज का बता दो बेटा, क्या बता दे। 2100 वाली सीरीज सुबह 8 बजे होती है, 2100 वाली सीरीज सुबह 8 बजे होती है, 2100 वाली सीरीज है वो सुबह 8 बजे होती है, 2100 वाली सीरीज है सुबह 8 बजे होती है बेटा। ठीक है, 2100 वाली सीरीज सुबह 8 बजे होती है, दिक्कत क्या आ रही है। 2100 वाली सीरीज सुबह 8 बजे होती है बेटा अनअकैडमी पे। 2100 क्वेश्चनों का सीरीज है वो, उसका पार्ट 2 आज हो गया है, यानी उसमें से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। ये अनअकैडमी की स्पेशल क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।